नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की नई सूची जारी कर दी है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से सभी 19 जिलों में नियुक्तियां की गई हैं। इसके तहत उत्तरकाशी के नवीन ठाकुर जिला प्रभारी और विनोद रतूड़ी सह प्रभारी बने हैं। चमोली के आशा नौटियाल प्रभारी और महावीर पवार सह प्रभारी बने हैं। इसी तरह रुद्रप्रयाग के सतीश लखेड़ा प्रभारी बने हैं और रघुवीर सिंह बिष्ट को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। टिहरी के शैलेंद्र सिंह बिष्ट को प्रभारी की जिम्मेदारी और रविंद्र राणा सह प्रभारी बने हैं। वहीं देहरादून ग्रामीण के डॉक्टर स्वरूप विद्वान को प्रभारी बनाया गया है, जबकि सत्येंद्र राणा सह प्रभारी बने हैं। देहरादून महानगर की बात करें तो यहाँ राकेश गिरी प्रभारी बने हैं और संजय गुप्ता को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने शहीद सम्मान यात्रा 2 की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए ये निर्णय लिया कि यात्रा पूर्व निर्धारित 22 सितंबर की बजाय 25 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से करेंगे। यात्रा के दौरान सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी उन 71 अमर बलिदानियों के घर जाकर उनके आंगन की पवित्र मिट्टी कलश में एकत्रित करेंगे, जिन्हें पहले चरण में शामिल नहीं किया जा सका था। ये मिट्टी सैन्य धाम के लोकार्पण से पहले इसमें सम्मिलित की जाएगी। बैठक से पहले मंत्री जोशी को विभाग ने भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की सफलता पर स्कॉच अवार्ड 2025 भेंट किया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूके SSC एग्जाम के दौरान पेपर लीक प्रकरण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। देहरादून से हरिद्वार तक बेरोजगार युवा सड़क पर उतर गए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिल रही है। वहीं हरिद्वार पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा है कि नकल विरोधी कानून ऐसे ही लोगों को जेल भेजने के लिए बनाया गया है। उन्होंने देहरादून पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, लेकिन सवाल उठाया है कि अगर ऐसे गिरोह के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। रावत ने मांग की है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और शामिल बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि कॉपी लीक जैसी घटनाओं पर अगर सख्ती नहीं हुई तो युवाओं का भरोसा तंत्र से उठ जाएगा। देखिए, उस पर हमारी फोर्स ने तत्काल कार्रवाई की और तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूँगा कि उसके तह तक पहुँचे पुलिस, आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जा करके और उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। इसके पीछे को एक ही को भी देखो, इस काम को कभी भी सिंगल नहीं कर सकता कोई भी, इसमें गिरोह ही होते हैं। उस गिरोह के स्रोत को और उस गिरोह के जो भी बंदे हैं आगे उन तक पुलिस को पहुंचना चाहिए। परीक्षा सुरक्षित हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाए? हर घटना के बाद कुछ सीखा जाता है और जो कमियां इस समय नजर आई होंगी या कोई लापरवाही, जैसे उसकी कॉपी बाहर आई है, पेपर की कॉपी बाहर आई है, इसका मतलब सीधा सीधा है वो अंदर से बाहर आया है, तो उस सोर्स तक पहुंचने की जरूरत है। और जिस बंदे ने लापरवाही की है, जिसके कारण कोई वहां मोबाइल ले जा पाया या कैमरा ले जा पाया, ये उनके लिए चुनौती है। उनको भी पकड़ा जाना चाहिए ताकि आगे से कोई उधम सिंह नगर के जसपुर में सेवा पखवाड़े के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम मोदी विकसित भारत की कल्पना लेकर चले हैं। 17 सितंबर
प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से और 2 अक्टूबर विजयदशमी महात्मा गांधी की जयंती तक पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़ा के रूप में पार्टी मना रही है। उसमें भिन्न भिन्न कार्यक्रम दिए हैं, क्योंकि मोदी जी ने प्रारंभिक जीवन से ही सेवा कार्य किया है। युवा अवस्था से ही सेवा कार्य में लगे रहे। शुरू में अपनी पढ़ाई के बाद और फिर रेलवे स्टेशन में पिताजी के साथ में चाय बेचकर यहाँ तक पहुँचने का काम किया। इवन कि उनका यदि जीवन काल देखेंगे तो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते हुए भी आर्मी के लोग जो सेना के बॉर्डर पे जाते हुए उनकी बोगियों में भी उनको फ्री सेवा देने का काम जो दिया, तो उस समय से सेवा भाव उनके मन में था। और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में भले हैं, लेकिन सेवा प्राथमिकता उनके लिए है। ये जसपुर से आपको खबरें बताई जा रही हैं, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम मोदी विकसित भारत की कल्पना को लेकर चले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता वसीम अहमद से। वसीम, जिस तरीके से यहाँ पर सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, क्या कुछ देखने को मिला है? जी, मैं आपको बता दूं, जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़े आक्रोश के साथ में जो जसपुर की जनता है उसमें भागीदारी करते हुए नजर आ रही है और एक बड़े रक्तदान का शिविर किया गया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे हैं, जिसे लोगों ने सहारते हुए काफी उत्साह दिखाया है। वहां लोगों आम जनता से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बीजेपी की पूरी सरकार आम जनता के साथ में है और आने वाले हर बुरे वक्त में साथ में खड़ी रहेगी। इस तरह के शिविर आयोजित जनता को दिए जाएंगे, जिससे जनता को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल वसीम, जिस तरीके से यहाँ पे सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ऐसे में कितने लोग वहाँ पहुंचे और कितने लोगों ने रक्तदान किया है, क्या कुछ देखने को मिला है? जी, मैं आपको बता दूं, लगभग 150 लोगों ने जसपुर पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान किया है, जिससे भविष्य में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो वो रक्तदान वहाँ लोगों के काम में आएगा और जो लोगों की जिंदगी बचाएगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एक बड़ी सौगात के रूप में ये रक्तदान लोगों की जिंदगी बचाता हुआ नजर आएगा और ये प्रधानमंत्री की बड़ी कामयाबी कहेंगे या एक अच्छी पहल कहेंगे, जिससे लोगों को बहुत बड़ी राहत का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल वसीम, जिस तरीके से यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ऐसे में और क्या क्या कार्यक्रम रखे गए सेवा पखवाड़े के तहत? जी, उसमें लोगों को जानकारी दी गई कि जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से कैसे बचाएं और कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री 17 से लेकर 22 तारीख तक लगातार ये उत्तराखंड के अंदर पखवाड़ा चलेगा और लोगों को उसमें जागरूक किया जाएगा बीमारी को लेके और जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं दवाइयाँ खा के और बीमारियों से बच सकते हैं और ब्लड से एक बड़ा योगदान जो है आम जनता को मिलेगा कि अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ब्लड की एक बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन इस फिगर लगने से लोगों को राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं ऐसे मौके भी पड़ जाते हैं, ऐसे ब्लडों से लोगों की जान भी बच जाती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद वसीम हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने अनिश्चितकाल के लिए ओपीडी का बहिष्कार कर दिया है। उनका कहना है कि मरीज के साथ आई तीमारदार ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की है, जिस वजह से मरीजों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला 11 बजे के करीब अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी, जहां भीड़ ज्यादा होने के चलते महिला ने डॉक्टर के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अभद्रता की। साथ ही वहां पर खड़ी महिला सुरक्षा कर्मी के साथ भी हाथापाई करने पर वो उतारू हो गई। आज सुबह लगभग 11-11:15 बजे करीब जो है डॉक्टर दानिश जमाल जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं उनकी ओपीडी में कोई महिला आई थी दिखाने और वो जो उसका नंबर जो है काफ़ी पीछे था। अब डॉक्टर दानिश के अनुसार जो है और
और डॉक्टरों के अनुसार भी जो उस महिला ने बड़ी अभद्र भाषा और कुछ मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उसमें जो उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुँची है। तो सभी डॉक्टरों ने जो है इसमें जो है आज जो है 11:30 बजे के बाद से जो है OPD बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने लिखित में भी दिया है मुझे, और बाकी हमारे इमरजेंसी सेवाएँ हैं सारा इमरजेंसी में वो देख ही रहे हैं। OPD में आई थी एक लेडी, उनका 10:30 के बाद का पर्चा है और उनका 34-35 आई थिंक नंबर था OPD में। पर उन्होंने पहले मेरे साथ बदतमीजी करी कि नहीं तुम हमारा पहले तीसरे नंबर पे था तो तुमने पर्चा क्यों पलटा। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से बदतमीजी करी, फिर जातिवाद पे उतर आई, फिर जूते चप्पलों की भी बात करी। तो प्लीज़ इसको संज्ञान में लीजिए, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे एक ही पीडियाट्रिशियन है और वो बच्चों को बहुत अच्छे से देखते हैं और 2:30-3 बजे तक भी बैठ के देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा रखिएगा कि डॉक्टर की इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल। उनका कौन सा नंबर था जो आपके लिस्ट में था? 34वां-35वां नंबर। तो उनके अनुसार जो आप कह रहे हैं उन्होंने कहा था कि मेरा तीसरा था, तो वो किस आधार पे? ये तो उन्हीं से पूछिएगा कि उनका किस आधार पर था, क्योंकि उनका OPD स्लिप पे जो नंबर है, टाइम जो हम तो गलत हो सकते हैं पर जो टाइम मेंशन है वो गलत नहीं हो सकता। वो 10:35 का था या 10:34 का नंबर कटा था। ये आप देख सकते हैं, उनके पास स्लिप होगी या यहीं पे आप काउंटर पे चेक कर लीजिएगा तो उनका स्लिप नंबर आपको पेशेंट का क्या नाम है? नाम तो पेशेंट का बच्चों का नाम था। हाँ, जानवी और रुद्रांश करके नाम थे, 2 बच्चे थे छोटे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? प्रतिभा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जसपुर कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायक में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूर्व विधायक के खुले मंच पर बहस करने के चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि जसपुर में जहां वो चाहें स्थान उनका होगा। उनके सवालों के जवाब उनके सामने दिए जाएंगे। जो आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। चौहान ने स्टेडियम निर्माण को लेकर पूर्व विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक दावा करते हैं कि उन्होंने स्टेडियम का शिलान्यास कराया था, लेकिन उस समय सत्ता में कांग्रेस सरकार थी। चौहान ने सवाल उठाया है कि अगर शिलान्यास पूर्व विधायक ने कराया था तो फिर उन्होंने उसी कांग्रेस सरकार को क्यों गिराया। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि रोडवेज बस अड्डे के निर्माण पर स्टेट वर्तमान विधायक के किसी करीबी व्यक्ति ने लगाया है। इस पर पलटवार करते हुए चौहान ने कहा, मैं उस व्यक्ति को न जानता हूं न पहचानता हूं जिसने स्टे लिया है। मुझे ये भी नहीं पता है कि स्टे क्यों लिया गया। अगर पूर्व विधायक उस व्यक्ति का नाम और पता बता दे तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि अगर ये सरकारी जमीन है तो इसे रोडवेज को सौंप दे। पहली बात तो मैं उनका जो चैलेंज है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। स्थान उनका होगा, जसपुर जहाँ भी वो चाहें। बड़े भाई हैं, मुझसे पहले विधायक रहे हैं। उनके सवालों के जवाब मैं उनके सामने दूंगा। जो आरोप आपके द्वारा मुझ पर लगे मैं उनका जवाब देने के लिए आज मैं आया और मैंने वो देने का प्रयास किया। उनका सबसे पहला जो प्रश्न मुझ पर लगा कि उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जब वो विधायक थे स्टेडियम का शिलान्यास कराया गया, रोडवेज का शिलान्यास कराया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप विधायक थे, सरकार कांग्रेस की थी, जब इतने बढ़िया काम हमारी कांग्रेस सरकार कर रही थी तो आपने उस सरकार को गिराया क्यों? इसका मतलब क्या है कि आपकी मर्जी के काम नहीं हो रहे थे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे जसपुर का विकास हो। अगर कोई व्यक्ति, देखिए मैं कहता हूं, मैंने ये भी कहा है कि सत्ता का कोई मंत्री, कोई विधायक अगर अच्छा काम करेगा मैं उसकी भी तारीफ करूँगा। और आप आज कह रहे हैं दूसरे दल में जाने के बाद कि ये दोनों काम स्वीकृत मैंने कराए। अगर दोनों काम स्वीकृत आपने कराए थे तो फिर ये सरकार गिराई। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जिला आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग की ओर से विशेष चिकित्सा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभाग आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में सोमवार को रामजी इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में डेमोन्स्ट्रेशन शिविर आयोजन किया गया, जिसमें स्त्री रोग, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल समेत गंभीर सभी बीमारियों की जांच और परीक्षण किया गया। इस मौके पर 20 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम की ओर से जिला स्तरीय निःशुल्क बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श और उपचार प्रदान किया गया। ऐसे लाइव कैंप जो आज हम मेगा इवेंट कर रहे हैं, ये 20 डॉक्टर के साथ एक टीम करी है, जिसमें हमारे गुदा रोग स्पेशलिस्ट, हृदय रोग,
स्त्री रोग, स्किन रोग, मर्म चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा और अग्निकर्म, ECG, नाड़ी तरंगणी, ये सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए है ताकि लोग अवेयर हों। हमने एक फैसिलिटी चार्ट बनाया है जिसमें हमारे एक QR कोड है। जब उसको QR कोड जनता स्कैन करेगी तो हमारे सारे डॉक्टर्स के, हमारे सारे सेंटर्स के नंबर आएंगे, उसमें वो कहाँ पर हैं उनसे बात भी कर सकते हैं और उनसे बात करने के बाद वो उन सेंटर का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इत्तेफाक से ये है कि हमारे 31 जो भी वेलनेस सेंटर हैं जिसको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं, वो हमारे हर ब्लॉक में हैं, उसमें सब लिस्टेड हैं। हमारे इनमें हमारी ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी आपको। ECG भी मिलेगा, पंचकर्म भी मिलेगा, मर्म चिकित्सा भी मिलेगी, नाड़ी तरंगनी भी मिलेगी और जनरल OPD में जितने भी विभाग हैं, चाहे वो स्त्री रोग हो, चाहे वो डायबिटीज़ रिवर्सल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, हाइपरटेंशन रिवर्सल पे भी काम कर रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल रिवर्सल। तो ये NCD के हमारे कैंप चलते हैं और हमारे आउटरीच कैंप, बहुउद्देशीय शिविर, धन्वंतरी दिवस भी जैसे आज राष्ट्रीय जो दिवस है वो भी चल रहा है। और बहुउद्देशीय शिविर हमारा पर्पज़ ये है कि हम आउटरीच कैंप से जाकर आशाओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से, प्रधानों को मिलाकर और BDC के मेंबर को मिलाकर इन सब को हम अवेयर करें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी अल्मोड़ा में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत श्रद्धा और उत्साह के साथ हुई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। नगर के 10 जगहों पर माता दुर्गा के भव्य पंडाल सजाए गए, जहां भक्त भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। आज सभी पंडालों में विधि विधान के साथ माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं पुरुषों ने पारंपरिक परिधानों में कलश यात्रा निकाली। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है और वास्तव में सांस्कृतिक नगरी है। ये महालया पखवाड़े के बाद जबकि श्राद्ध चल रहे थे, उसके बाद आज ये नवरात्रि का प्रथम दिन है और यहाँ पर नवरात्रि का उत्सव, दशहरे का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है रहा है। और आज भी हम देख रहे हैं कि अल्मोड़ा में कई जगह, यहाँ पर चौहान पाटा में ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। लक्ष्मेश्वर में माँ दुर्गा का बहुत बड़ा पंडाल वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। धुआंधारा में हो रहा है, गंगोला मोहल्ला में हो रहा है और लाला बाज़ार में हो रहा है। कई जगहों पर ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा, आयोजित किया गया है। इसमें भारी संख्या में हमारी बहनें, माताएँ भारी संख्या में वो भाग ले रहे हैं और जगह जगह कीर्तन मंडली कीर्तन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वातावरण अल्मोड़ा का हो रहा है। इससे आने वाली पीढ़ी में, बच्चों में बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसा हमें। नैनीताल में शारदीय नवरात्रि की धूम है। सुबह से ही नैना देवी में स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी मां नैना देवी की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। नैनीताल की नैना देवी देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि मां नैना के दर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आया, उसकी हमेशा ही मनोकामना पूरी हुई है। यही वजह है कि यहाँ न सिर्फ स्थानीय लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है, बल्कि साल भर देश और विदेश के सैलानी भी यहाँ मत्था टेकने पहुँचते हैं। जी, हमारे हिंदू धर्म में इस स्थल का बहुत महत्व है और यह देवी का स्थल है। जैसा कि आज पहली नवरात्रि है, तो नवरात्रि का पहला दिन है, तो हमारे धर्म में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है और ये शक्तिपीठ है जो कि सिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। इसीलिए बड़ी दूर दूर तक इसकी मान्यता है और इतने दूर जैसे कि मैं अयोध्या से आया हूँ इतनी दूर से, और माता का दर्शन हुआ, काफ़ी प्रसन्नित हैं और फिर भविष्य में आएंगे यहाँ पे। जी, मैं पहले यहाँ उत्तराखंड में पंतनगर टाटा मोटर्स में स्टोर इंचार्ज था, फिर काफ़ी बार यहाँ पे आता जाता था। मेरी काफ़ी मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण हुई और इसीलिए मेरी श्रद्धा है और मेरी मान्यता है यह सिद्ध स्थल है, तो यहाँ पे आना ठीक है। अच्छा लग रहा है। मैंने तो नवग्रह स्तोत्र भी बोला और भगवान कृष्ण का भी ये किया, माता रानी का भी ये किया है, तो अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हम लोग पूरे 15 लोग आए हैं गोवा से। देवी सती का यहाँ जो आग गिर गई थी, इसीलिए यहाँ नैनीताल पड़ गया वो नाम।
और इसीलिए हम लोग आज भाग्यवान समझते हैं कि हम लोग इसी नवरात्रि में यहाँ पहुँचे हैं नैनीताल, और माता देवी का दर्शन भी हो गया, तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग गोवा से ऑल द वे आए हैं, आज पहला दिन है नवरात्रि का, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये 51 शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो हम बहुत भाग्यशाली है कि आज पहले दिन हम लोग पहली बार यहाँ पे देवी के दर्शन मिले। हमने सोचा था कि हम पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे, लेकिन फिर हमारे नसीब में आया कि हम यहाँ आए, तो हमारा भाग्य ही था कि जो हम आज पहले दिन देवी के दर्शन ले सके। बस हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं। उषा देवी की बाई आँख यहाँ पे आके गिरी थी, तो इसीलिए ये एक शक्तिपीठ बन चुका है, और नवरात्रि के टाइम पे बहुत फेमस है ये, तो यहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम लोग तो अपने मन में सबका कुछ ना कुछ है, तो हम सब ने कुछ ना कुछ मांगा है, और होपफुली हम सबका इच्छा पूरी हो जाएगी। तो दोबारा आएंगे? पक्का जरूर आएंगे, हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमारा प्लान भी नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन माता का आज शायद हमारे बुलावा था, तो हमने यहाँ स्टे लिया है। और कोइंसिडेंटली हमने बस सुना है इस बारे में कि माता सती के जो है नैन यहाँ पे गिरे थे, तो यहाँ पे एक शक्तिपीठ है जिस हिसाब से उनको नैना देवी बोला जाता है। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार यहाँ दर्शन करने आई हूँ माता के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो है, मैंने भी सुना है। हम भी अब चाहते हैं माता हमारी इच्छा जल्दी पूरी करे, ताकि हम बार बार हमें माता यहाँ बुलाए, हम उनके दर्शन करने आए। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव वाइब है, तो मैं तो हर बार आना चाहूँगी। कैसा मंदिर में? सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मैं एक्चुअली पहले भी आया था, लास्ट ईयर आया था, बट नवरात्रि में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, और बहुत पॉजिटिव वाइब है। और जितना मैंने सुना है नैना देवी के एक शक्तिपीठ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जो इच्छा आपने बताया कि इच्छा यहाँ पूरी होती है, तो बार बार हम आना चाहते हैं, और इसका उपचार भी उतना ही करना चाहते हैं। सुना है कि ये शक्तिपीठ है जो पार्वती माता थी, जो सती के रूप में जब उनका एक नैना मतलब नैन यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे आए थे, गिरे थे, तो तभी एक शक्तिपीठ बना है यहाँ पे। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, और आज जो इस मंदिर की वाइब है बहुत अच्छी है। इवन हम इवनिंग तक रुकना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि लाइटिंग होने के बाद कितना अच्छा लगता है मंदिर। दोबारा आने की? बिल्कुल बिल्कुल दोबारा आएंगे, बिल्कुल जब भी नैनीताल आएंगे मंदिर ज़रूर आएंगे। हम द्वितीयम ब्रह्मचारिणी पुत्र की देवी की पूजा की जाती है, और तृतीयम चंद्रघंटे की, तीसरी चंद्रघंटे की होती है। 9 नवरात्रियाँ होती है, 9 देवियों के अलग अलग नाम हैं इसमें। और दशमम दिन ये पर्यंत हो, दशम दिन जो है हवन यज्ञ किया जाता है, कहीं कहीं पर नवमी के दिन ही हवन किया जाता है, वैसे 10वें दिन मान्य है इसका हवन का। शक्तिपीठ में मानी जाती है, ये 52 शक्तिपीठों में मानी गई है। इनमें जो है यहाँ पर जो है दाई नेत्र गिरी हुई है माँ की। जो भी भक्त लोग आते हैं यहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, फिर वो दूसरी बार भी आते हैं। जिसने जो वरदान मांगा है उस हिसाब से वो फिर यहाँ पूर्ति के लिए वो चढ़ाते हैं अपना प्रसाद, मनोकामना उनकी सिद्ध होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों